नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एकेडमी इंदौर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, इसके पहले हम अभिनय के जो 3 मूल स्तंभ होते हैं, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर चुके हैं। और तीसरा जो मूल स्तंभ है वो है इम्प्रोवाइजेशन। तो आज हमारे 13वें एपिसोड में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। लीजिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। व्हाट इज इम्प्रोवाइजेशन? इम्प्रोवाइजेशन का जो शाब्दिक अर्थ है उसका हिंदी में अर्थ है आशु रचना, काम चलाओ व्यवस्था, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, सुधार, तात्कालिक उपाय, आशु रचना, तात्कालिक प्रदर्शन, अचिंतित रचना, ए परफॉर्मेंस गिवन एक्सटेम्पोर without planning or preparation, a creation spoken or written or composed extemporaneously। ये इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है। और इसी की एक परिभाषा जो है जॉन हॉजसन, बहुत बड़े हॉलीवुड के शिक्षक हैं अभिनय के, उन्होंने दी है कि ड्रामा में इम्प्रोवाइजेशन का उद्देश्य रोजमर्रा के जीवन के इम्प्रोवाइजेशन के 2 तत्वों का प्रयोग करना है। पहला, सरलता से अप्रत्याशित स्थिति को समझने का, दूसरा कुशलता से स्थिति को संभालने का, और दोनों तत्वों से दी गई समस्या पर अंतर्दृष्टि डालने का। तो यहाँ इम्प्रोवाइजेशन की जो बात कर रहे हैं जॉन हॉजसन, उसका मतलब तो यही हुआ कि भाई जब नाटक चल रहा है या फिल्म की शूटिंग चल रही है और आपका साथी कलाकार अपना लाइंस भूल गया, तो उस समय कैसे स्थिति को संभालना, इसका तो, इस परिभाषा का तो वही अर्थ होता है। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में इम्प्रोवाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बदली हैं। डायरेक्टर लेखक के लिखे हुए नाटक में इम्प्रोवाइजेशन करता है, कलाकार निर्देशन के द्वारा बताए गए जो इंस्ट्रक्शन है उसके अलावा भी उसके अभिनय में इम्प्रोवाइजेशन करता है। अब फिर से हम अभिनय पे आते हैं कि अभिनय का अर्थ भी होता है नया। क्या अर्थ होता है? नया, जो अभी भी घटा हो या हो गया हो। अब जब आपके पास संवाद नहीं है, बस आपको परिस्थितियां बताई गई हैं, स्थान और घटना बताई गई हैं, अब आपको मन से अपनी कल्पना से बोलना है। आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है, आपको बिना टेक्स्ट के पाठ्य बनाना है। तो जो भी आप बोलेंगे वो बिना तैयारी के बोलेंगे। और अगर आप सिद्धहस्त अभिनेता हैं और आपका भाषा पर पूर्ण अधिकार है तो आपको चरित्र और किरदार के बारे में भी बताया गया है, तो आप जो भी बोलेंगे वो ही इम्प्रोवाइजेशन होगा। तत्काल उसे रचना होगा। वह जो भी बिना तैयारी के तत्क्षण कहा जाएगा, बोला जाएगा, भाव भंगिमा के साथ, शरीर की भाषा से, भावनाओं की अभिव्यक्ति से, आवाज के उतार चढ़ाव से दर्शकों के लिए, सुनने वालों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, वह इम्प्रोवाइजेशन कहलाएगा। कई बार ऐसा भी हुआ है, वो चाहे फिल्म में हो या नाटक में, अभिनय करते हुए अभिनेता अपने किरदार विशेष में इतना डूब गया कि स्क्रिप्ट में लिखे अनुसार बोलने करने के साथ साथ ऐसा कुछ अनचाहा, नैसर्गिक, स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक अभिनय कर गया, बोल जाता है, अपने ऊपर अपना शारीरिक मानसिक संतुलन असंतुलित करते हुए अद्भुत और चमत्कारी क्रिया कर जाता है। वो है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन की कसरत कई तरह से अनेकानेक प्रकार से की जाती है। चलिए तो सरलतम जो कसरत है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बिना सुई धागे के सुई में धागा डालने का अभिनय करना, बिना कंघे के बालों को जमाना, कंघी करना, बिना कांच के कांच में देखने का अभिनय करते हुए कपड़ों को सहेजना, बुशर्ट पहनना, बुशर्ट के बटन लगाना, बिना मोबाइल के मोबाइल पर बात करना, और बिना ब्रश के दाढ़ी पर साबुन लगाना, शेव करना है, बिना टूथब्रश के दांतों को साफ करना। ये जो हैं ये बेसिक छोटी सरल कसरतें हैं। अब स्टेनलोवस्की जो अभिनय के बारे में बहुत बड़े रूस के अभिनेता थे और उन्होंने अभिनय के बारे में बहुत सारी बातें भी बताई हैं, लिखी हैं। तो उनके हिसाब से इम्प्रोवाइजेशन की
जो पहली सीढ़ी है वो है कल्पनाशीलता। अब उनका कहना था कि जैसे ब्लैक बोर्ड है, नहीं है, और आप ब्लैक बोर्ड पे लिखना का वो कर रहे हैं, बिना ब्लैक बोर्ड के लिखने की प्रक्रिया को करना, संगीत के रिदम पर हथेलियों से ताल देना, आंखें बंद करके हाथों को आगे रखकर दूसरे व्यक्ति के हाथों को छूना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना और एक दूसरे अभिनेता की आंखों में आंखें डालकर देखने के साथ साथ एक दूसरे के अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने की कोशिश करना, कभी कभी खुद को गहरी खामोशी में डुबा देना, किसी बहुमूल्य तरल ठोस विस्फोटक पदार्थ को हथेलियों के द्वारा लेना और आगे दूसरे अभिनेता को देना। ये उन्होंने सरलतम एक्सरसाइज बताई थी। इम्प्रोवाइजेशन की तीन मूल तत्व हो सकते हैं। पहला प्रेजेंस ऑफ माइंड, दूसरा स्मार्टनेस और तीसरा स्वाभाविकता। और एक तत्व है जो इन तीनों मूल तत्वों से महत्वपूर्ण है, वो है आपकी कल्पनाशीलता। तो कौन कौन से तीन तत्व हैं इम्प्रोवाइजेशन के? प्रेजेंस ऑफ माइंड, स्मार्टनेस एंड स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता, और इमेजिनेशन सबसे महत्वपूर्ण। आप इम्प्रोवाइजेशन न सिर्फ प्रभावी बना सकते हैं इन तीनों तत्वों को इस्तेमाल करके, बल्कि विश्वसनीय भी बना सकते हैं। अब इसके बाद ये तो बात हुई, लेकिन अब आज के दौर में जो इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि निर्देशक जो है कहानी में परिवर्तन कर देता है, पात्रों में परिवर्तन कर देता है, और नाटक में अलग अलग विभागों में परिवर्तन कर देता है, तो वो जो है उसको भी आजकल इम्प्रोवाइजेशन कहा जाता है। जब से सघन इम्प्रोवाइजेशन नाट्य रचना प्रक्रिया का हिस्सा हुआ है, तब से ही रचना प्रक्रिया में बदलाव शुरू हुआ है। इम्प्रोवाइजेशन ने अभिनेता को नई नई पद्धतियां, नए नए प्रकार से अभिनय करने की सीढ़ी दी है। अभिनेता इम्प्रोवाइजेशन से गुजरते हुए नाट्य अभ्यासों, एक्सरसाइजेस, खेलों द्वारा अलग अलग यूनिट, सीक्वेंसेस, दृश्य और नाट्य कृति तैयार करने में सक्षम हुआ है। इम्प्रोवाइजेशन से होने वाला विकास अभिनेता की दृष्टि को जागृत और स्पष्ट करता चलता है। अभिनय क्षमता से रचना प्रक्रिया के दौरान खेला गया छोटा सा खेल बड़े दृश्य में गंभीरता से दर्शकों में संप्रेषित होता है। वहाँ पर एक इम्प्रोवाइजेशन एक नाटक की, एक खेल की तरह अभिनेता खेलता है। कुछ निर्देशक जो हैं उनके द्वारा अपनाई गई रचना प्रक्रिया में आलेख या चिन्हित आइडिया के विस्तार का गहनता तक जाने के लिए अभिनेता उससे जुड़े हुए अभ्यास, खेल, ध्वनियाँ, साहित्य और संगीत को लेकर शोध करते हुए आगे बढ़ता है। मान लो कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर आप कर रहे हैं, तो उस समय की जो आप राजा हैं, तो उस समय का जो युद्ध के समय इस्तेमाल करने वाली प्रक्रियाएं होती थी, तलवारबाजी, और जो भी हाथी के ओहदे पर बैठे हैं तो किस तरह बैठना, क्या, उन सारी चीज़ों को अभ्यास करना, खेल करना, ध्वनियाँ, साहित्य और संगीत को लेकर शोध करते हुए आगे बढ़ना। अब मान लो वर्तमान युग की संचार क्रांति है, इसको देखते हुए अगर कोई निर्देशक कंप्यूटर, ब्लॉग, मोबाइल, SMS या किसी और आइडिया पर नाट्य कृति बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो ऐसे अभिनेताओं को चुनेगा जो इस संबंध में जानकारी रखते हैं, जानते हैं और इन चीज़ों से वेल टू डू हैं, उनको इसका ज्ञान है। तो अब हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। हम वर्तमान नाट्य रचना में सम्मिलित विभिन्न निर्देशकों, अलग अलग निर्देशकों के द्वारा ये कुछ गेस्चर और एक्सरसाइजेस बताई हैं, द्वारा प्रयोग की गई एक्सरसाइजेस, अभ्यासों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वो ये हैं 5 फ्रेम्स, अभिनेता व चरित्र, अप्रत्याशित जेस्चर, भावभंगिमा, रिपीटेटिव एक्शन, माइक्रो जेस्चर, सोशल जेस्चर और साइको जेस्चर, एलिमेंट्स इन बॉडी, शरीर के अंदर कहाँ कहाँ मुख्य तत्व है, कहाँ वो बिंदु है, वॉक एंड फॉल, चलना और गिरना, स्पेस बिटवीन एक्टर्स के बीच में कितनी स्पेस होना चाहिए। तो पहले अभ्यास के बारे में बात करते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन के दौरान ये निर्देश दिए जाते हैं, कभी भी सेल्फ में न अटकें, अपने आप के अंदर ही नहीं अटक जाएं, अपने को नाट्य स्थितियों में जोड़ें, छोड़ें नहीं।
यहाँ वही इम्प्रोवाइजेशन आ रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे कि कोई अटक गया, कुछ हो गया तो उसको इम्प्रोवाइज करना। नाट्य स्थितियों में ड्रामा निकलना चाहिए। वो जो नया इम्प्रोवाइजेशन हुआ है उसमें ड्रामा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अतिरिक्त एक्शन नहीं करना, एग्जैगरेट नहीं करना है, और सूक्ष्म क्रियाओं से बचना है। और टेक्स्ट करते करते टेक्स्ट बोलना है। शब्द आता है तो उतना ही बोलें, और नहीं आता है तो अपनी भावभंगिमा से, अपनी आंखों से अभिनय करें। सरप्राइज, अर्जेंसी, वांट तत्व बने रहना चाहिए। उसको आगे ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए वो बने रहना चाहिए। और अभिनेता सिर्फ बिंब बनाने का नहीं हो जा कि वो चंद्रमा या वो हवा चल रही है तो हवा का वो प्रतीक बन के वो हाथ हिला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक पहला अभ्यास जिसको हमने बताया था कि 5 फ्रेम्स, उसके बारे में हमने बात की थी। अब अभ्यास नंबर 2, उसमें क्या है कि मान लो बांसुरी संगीत है अभिनेता के लिए, बांसुरी की जो लय है, जो उसका संगीत है, वो अभिनेता के लिए क्या है, संगीत है अभिनेता के लिए। बांसुरी ही संगीत है अभिनेता के लिए। निर्देश क्या दिया जाता है कि नाचना है, पर भीतरी ऊर्जा नेगेटिव है, अंदर जो है वो आपका मन नहीं है, लेकिन आपको नाचना है। धीरे धीरे जो आपकी नकारात्मक एनर्जी है अंदर, वो आवाज के साथ बाहर चली जाती। अभ्यास नंबर 3, साइको जेस्चर। डर को जहन में रखकर 2 अभिनेताओं को हाथ पकड़कर स्पेस में दौड़ना है, बिल्कुल तेजी से दौड़ना है। फिर जैसे ही ताली बजे, जैसे ही इशारा हो, उनको हाथ छोड़ना है। और डर को जहन में जो है उसको गति करते हुए अभिव्यक्त करना है, उसको बढ़ाना है, डर को गति भी करना है। और सच्चाई के साथ वो भाव बाहर निकलना चाहिए, उसमें कहीं दिखाने का प्रयास नहीं। डर रहे हैं तो वास्तव में डर रहे हैं। जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हैं, उस तरह की भंगिमा, उस तरह की शारीरिक की भाषा आपको बताना चाहिए। और फिर उसके बाद खेलना है आपको, फिर अलग अलग गति पे, अलग अलग लय पे उसको आपको करना है। ताली बजे तो साथी के साथ फिर से दौड़िए, ताली नहीं बजे तो फिर आप डरने का अभिनय करिए। अभ्यास नंबर 3 क्या है, स्पेस। अभिनेताओं के बीच जो स्पेस होना चाहिए। अब क्या है उसकी एक्सरसाइज के 3 अभिनेता जो हैं मंच पर, रंगमंच पर समान दूरी पर आमने सामने खड़े हैं। तीनों को चलना है और एक दूसरे का फॉलो नहीं करना है, अलग अलग चलना है। और फिर अलग अलग चलते हुए वापस लौटना है, फिर जाना है। और फासला जो है उसको बना रहना देना चाहिए। तीनों के बीच गति कम ज़्यादा होती है, लेकिन स्थिति जो रहती है, स्थिति बदलती है। और कल्पना शक्ति का प्रयोग करें, वो इधर आ रहा है तो आप इधर मुड़ जाएं, आपके साथ टकराने वाली स्थिति है तो आप अलग हट जाएं। अभ्यास नंबर 6, टेक्स्ट व ऑब्जेक्ट। आपको कुछ बताया गया है, एक डायलॉग दिया गया है, और उसके साथ आपके हाथ में कुछ है। वो 2 अभिनेता इसमें रहेंगे, तो दूसरा अभिनेता, पहला अभिनेता दूसरा अभिनेता का जो ऑब्जेक्ट है वो छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन संवाद लगातार बोलता जाएगा, संवाद को नहीं छोड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा अभिनेता पहले अभिनेता के पास जो ऑब्जेक्ट है उसको छीनने की कोशिश करेगा, लेकिन संवाद बोलता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे का छीनना है, टेक्स्ट बोलने की स्ट्रेटेजीज आपको बनाना है। टेक्स्ट किस प्रकार अलग अलग तरीके से बोलें, और छीनने और बचाने बोलने को सामान्य या मैकेनिकल नहीं होने देना है, वो नैसर्गिक तरीके से होना है। अभ्यास नंबर 7, अभिनेता व चरित्र बिंदु। इसमें एक अभिनेता साधारण वॉक करता है, सभी उसके शरीर का केंद्र बिंदु खोजने की कोशिश करते हैं। हर आदमी का चलने का तरीका, कोई झुक के चलता है, कोई सीना तान के चलता है, तो उसका शरीर का केंद्र बिंदु क्या है। और हर अभिनेता को वॉक करना है, और दूसरे जो अभिनेता हैं उनको उसका केंद्र बिंदु खोजना है। फिर एक वॉक करेगा, दूसरा जोड़े में एक के साथ केंद्र बिंदु खोजकर अपना केंद्र बिंदु मिलाकर साथ। अब दो लोगों हैं, दोनों ने केंद्र बिंदु अपना मिला लिया है। मान लो 2 लंगड़े व्यक्ति हैं, तो दोनों का केंद्र बिंदु कहाँ है वो अगर उन्होंने को पता लग गया तो दोनों उसके एक हिसाब से चलेंगे। और वास्तविक शारीरिक केंद्र क्या है उसके हिसाब से चलना है। इसके बाद फिर क्या होगा, चरित्र कैसा है, चरित्र के हिसाब से अपना केंद्र बिंदु निर्धारित करना है और चलना है, और उस बॉडी सेंटर को खोजना है। कहाँ से चरित्र अपनी गति बनाता है। अलग अलग चरित्र होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, बोलने का ढंग अलग होता है। तो उस व्यक्ति का जो केंद्र बिंदु है, चरित्र के मतलब जो ऊर्जा का केंद्र है वो कहाँ है। वो ऊर्जा का केंद्र उसकी आवाज़ में है, या उसके सीने में है, या उसकी चाल ढाल में है, या पैर में है, कि हाथ में है, कि पीठ पे, कहाँ पर है। यहाँ भी आपको सामान्य स्वाभाविक रहने से
धीरे स्वाभाविक रहना है और नकल नहीं करना है और पता लगाने की कोशिश करना है कि शरीर का नेतृत्वकारी तत्व लीडिंग फैक्टर कौन सा है, हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंखें, और उसके बाद फिर अभिनेता और चरित्र को केंद्र अपने दोनों, अभिनेता का केंद्र बिंदु, चरित्र का केंद्र बिंदु एक साथ आत्मसात कर लें, लय और गति भी ढालें और लय और गति बढ़ाते जाएं, है ना, और केंद्र बिंदु नहीं बदलना है। अभ्यास नंबर 8, ऊर्जा के साथ भाव और स्पेस। देखिए, ऊर्जा, भाव और स्पेस, यह अभ्यास 8 है। जोड़े में आमने सामने खड़े हो जाएं, गहरी सांस लेते हुए सामान्य सांस पर आए, गहरी सांस लेते हुए सामान्य सांस पर आए, एक दूसरे की सांस को महसूस करें, सांस से बनी ऊर्जा को महसूस करते हुए विकास दें और गति दें। अतिरिक्त प्रयास न करें महसूस करने का, बिल्कुल पास में चले गए ऐसा नहीं, है? दूर से इसको करें। धीरे धीरे दोनों के बीच में फिजिकल स्पेस बढ़ाना है, फिर बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे चलना शुरू करेंगे, सांस, ऊर्जा और स्पेस को बढ़ाते रहें, लंबे समय तक करते रहें। अब पीठ मोड़कर उल्टे खड़े हो जाएं, पीठ मोड़कर करें, पीठ से पीठ में जो फिजिकल स्पेस है उसे सांस और ऊर्जा से भरना चाहिए। चारों दिशाओं में जागरूक रहना है आपको, खालीपन महसूस नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे चलना शुरू करें, आंखों पर पट्टी बांधकर भी आप चल सकते हैं। बस आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपका साथी कहाँ है, साथी का साथ छूटता हुआ नहीं लगना चाहिए। उसी ऊर्जा संबंध से संपर्क बनाए रखें, अटके नहीं, लंबे समय तक चलते रहें और संबंध न टूटने पाए। तो ये जो 8वीं एक्सरसाइजेस है, ये जो है वो ऊर्जा, स्पेस, भाव इसको बताती है। अभ्यास नंबर 2, हथेली से हथेली को जोड़ना और ऊर्जा को महसूस करना। 2 लोगों को करना है, एक दूसरे की हथेली से हथेली मिलाकर बज रहे संगीत पर नाचना है। जैसे ही ताली बजती है, एक दूसरे की हथेली को पूरी ऊर्जा से दबाना है। नाच जारी है, जैसे ही अगली ताली बज आएगी, आप दोनों की बॉडी स्पेस गिरकर टूट जाएगी और एकदम से डिसमेंटल होना है, पूरे शरीर के साथ ढह जाना है। धीरे धीरे बज रहे संगीत पर आप साथी अभिनेता के साथ हथेली से हथेली मिलाकर फिर नाच जारी रखेंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए समय पूरे शरीर को अलग अलग पोजीशन में लय और गति के साथ रिलैक्स करते हुए प्रयोग करेंगे। तो ये इम्प्रोवाइजेशन की कुछ एक्सरसाइज थी, और भी एक्सरसाइजेस बहुत सारी है। तो ये हमने आज इम्प्रोवाइजेशन के बारे में बात की, और इम्प्रोवाइजेशन के लिए हमको दूसरी बार फिर मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत विशद विस्तारवादी विषय है। इसलिए दोस्तों, अगले 14वें एपिसोड में हम फिर इम्प्रोवाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें भरत मुनि ने एक श्लोक लिखा था। उस समय इम्प्रोवाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं थी उनको, लेकिन उनका जो श्लोक है वो इम्प्रोवाइजेशन पे बिल्कुल फिट बैठता है। और भी दूसरे एक हॉलीवुड के अभिनेता या हॉलीवुड के जो शिक्षक हैं अभिनय के, वो इम्प्रोवाइजेशन को क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। और अभी तक आपने CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर, जो मेरे नाम से चंद्रशेखर बिरतरे के नाम से एक ये YouTube चैनल है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।